ब्लैक कर लीजिए ना, ब्लैक करिए ना। हाँ। पढ़ रहे थे अपवाह तंत्र को। क्या हुआ? नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ लिया? हम्म। नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ लिया? अभी पढ़ ही रहे हैं? अभी चल ही रहा है? कब तक खत्म हो जाएगा? 3 दिन लगेगा। कितना कम पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 3 दिन। खूब पढ़ने वाले होंगे तो 2 दिन। इससे पहले पढ़े होंगे तो 1 दिन। इतनी पतली किताब है। हाँ देखिए, वो है सामने किताब है। अब उतना पतला किताब भी अगर 10 दिन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है। पूरा मिला करके 70-80 पेज होगा उसमें। कितना पेज है? हाँ मतलब 70-80 पेज होगा, उससे ज्यादा पेज तो होगा नहीं। अब 80 पेज को आप 8 दिन पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। किसी भी हाल में 1 दिन में इस किताब को शुरू टू लास्ट कर देना है और 10 बार पढ़ देना है। बस हो गया, काम हो गया। 10 दिन का काम है। ये इसलिए क्योंकि जितने प्रश्न बनते हैं उसका मैक्सिमम प्रश्न नाइन्थ क्लास से आपसे पूछा जाएगा। सीधी सी बात है। परेशान नहीं होना है, कवर कर लेना है। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग हिमालयी तंत्र में सिंधु और गंगा को पढ़े थे। सिंधु और गंगा में किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो फटाफट बता देंगे कि कर्ण प्रयाग किन नदियों के संगम पर बना है? अलकनंदा और पिंडार। ठीक है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है। सिंधु कहाँ अपना जल विसर्जित करती है? सिंधु का मुहाना कहाँ है भाई? अरब सागर में। कहाँ? मकरान तट। मकरान तट के पास। ठीक है। चलो, आज बारी है ब्रह्मपुत्र की और आज समाप्त भी कर देंगे। भले थोड़ा सा तेज पढ़ाना पड़े लेकिन समाप्त कर देंगे ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र जिस नदी का उद्गम कहाँ है? बोर्ड पर बने रहेंगे। यही मानसरोवर झील। बोर्ड पर हो। मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, चेमा यंगडुंग। चेमा यंगडुंग। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। यहां से यह नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है और अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करते हुए यहीं प्रवाहित हो रही है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो मतलब होता है साफ करने वाला। बातें अगर अरुणाचल प्रदेश की हो तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, जबकि असम में धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र हो जाता है और यही बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से। यह मत लिखिएगा, जमुना के नाम से जाना जाता है। कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितना है भाई? हाँ 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई। 2900 किलोमीटर। सबसे बड़ा अपवाह है इसी का। सबसे बड़ा अपवाह है।
सर्वाधिक के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है। दूसरा, बातें इसके ट्रिब्यूटरी का होगा, सहायक नदियों का होगा कि कौन कौन इसके सहायक नदी हैं। आ जाते हैं फटाफट। सबसे पहले यहां दिबांग है, एक नदी, कौन सा? दिबांग। दूसरा लोहित, दूसरा लोहित। और लोहित इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी पर एक पुल बना है, भूपेन हजारिका पुल। नाम सुने हो? भूपेन हजारिका पुल। भैया भूपेन हजारिका पुल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा सड़क मार्ग है, सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। जी हाँ, सबसे बड़ा सड़क मार्ग है, रोड रूट है, रोड पुल है भूपेन हजारिका पुल। सबसे बड़ा सड़क पुल है, मार्ग नहीं, सबसे बड़ा सड़क पुल है भूपेन हजारिका पुल। जस्ट यहीं से इधर आइएगा, एक नदी मिलेगी धनसरी, धनसरी, धनसरी। ठीक है। सुबानसिरी भी है, एक नदी है सुबानसिरी। यहां आ जाते हैं, यहां से एक नदी मिलती है मानस। कौन सी नदी है? मानस। एक है स्वर्णगिरी और फिर है तीस्ता। नाम सुना है आपने तीस्ता का? तीस्ता, ये तीस्ता सिक्किम से निकल के आती है, तीस्ता सिक्किम से निकल के आती है तीस्ता। तो तीस्ता भी बस वहीं पर आपको मिल जाएगी। एक नदी और मिलती है इन क्षेत्रों में, वो भी निकल के आती है आपको सिक्किम के पास से, और सिक्किम के पास से आने वाली वह नदी शांगोसी या शंकोस के नाम से जानी जाती है। बार बार प्रश्न पूछा है। एक नदी और है, कौन सा? शंकोस। इधर ये लिख लेना, शंकोस। एक नदी है शंकोस। बस हो गया, यहीं से तो प्रश्न घूमते रहते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना है। ठीक है। सीरियस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत नर्वस नहीं होना है कि क्या पूछ लेगा। अरे कुछ नहीं पूछता है। क्या दिक्कत? अच्छा, एक दिन नहीं आई थी? हाँ, स्टार्ट तो बहुत, कोई बात नहीं। स्टार्ट में नहीं आए तो अंत में आ गए ना। सब लोग ठीक है? 1 मिनट का समय लगता है खींचने में, क्या दिक्कत है? आप लोग नए हैं ना? ये पिछले क्लास में शुरू हुआ है टॉपिक। ठीक है। अब तो आज खत्म करने वाले हैं। थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे, बहुत तेज नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन बस 2 सेकंड में याद करना है कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी। इस नदी का उद्गम कहां है? मानसरोवर झील में केमा यंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में कौन सा नाम है? सांगपो। बोल देना, तिब्बत में कौन सा नाम है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में, असम में और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जाना जाता है, जाती नहीं है, जाना जाता है। यही सहायक नदियों में दिहांग, लोहित, धनसरी, सुबानसिरी, मानस, तीस्तावर, शंकोस। तीस्तावर, शंकोस। आगे बढ़ ले। तीस्ता के नीचे है संकोस, संकोस।
छोटी छोटी नदियां तो बहुत है, लेकिन उन नदियों को कवर किया जा रहा है। 4000 नदियां हैं, तो सब एक दूसरे के सहायक या उपसहायिकाएं तो होंगी ही होंगी, समझे मेरी बात। तो उन नदियों को लगभग पढ़ा करके निकल जाता है जहां से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। ठीक है सब लोग। बात करेंगे आपसे, और ले चलें। जी हाँ। हाँ, बात कर रहे हैं। ये हो गया। 1400 अप्रॉक्स किलोमीटर है इंडिया में, ठीक है, अप्रॉक्स है लगभग। आए, मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है, चेमा यंगडुंग। चेमा यंगडुंग, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है। आगे बढ़ लेते हैं भाई। ले चलेंगे आपको अब प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र भी दो प्रकार के, कौन कौन सा? एक जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है, जबकि दूसरा मुहाना जिसका अरब सागर है। दूसरा मुहाना जो अरब सागर में है। बंगाल के खाड़ी मुहाना वाले ये नदियां डेल्टा के निर्माण करेंगे। ढाल मंद है तो चाल भी मंद होगा। अरब सागर में जल विसर्जित करने वाले प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश से फॉल्ट में प्रवाहित होंगे। देख रहे हो, यहाँ बिना फॉल्ट के प्रवाहित हो ही नहीं सकते हैं। ये भ्रंश से प्रवाहित होते हुए जाएंगे और नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करेंगे। दूसरा कि जो नदियां पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे से प्रवाहित हो, वो भी अरब सागर में जल विसर्जित करेंगे। जो नदी इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी सिरे से अगर निकले तो इसका भी जल विसर्जन कहां होगा? अरब सागर में होगा। तो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियों में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है गोदावरी। सबको पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा तेज पढ़िएगा तब। 40-30 को लगभग और पढ़ा देते हैं, या 20 को। गोदावरी, देखिए गोदावरी नदी से पूछा जाएगा क्या कि इसका उद्गम कहां से है? उद्गम कहां से है? तो इस नदी का उद्गम है त्र्यंबा केशवर पहाड़ी, महाराष्ट्र, नासिक के निकट इस नदी का उद्गम है। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। लगभग लगभग लगा के एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ा दिए ना 1465 भाई। वो लगभग लगभग लगा के लिखा रहता है कितना? 1500 किलोमीटर। पढ़िए उसको। 1465 किलोमीटर है। अभी इस नदी का प्रवाह किधर है? देखो, तो यही महाराष्ट्र के पास से ये नदी निकल के ऐसे, यही है ना, और यहां आंध्र प्रदेश के पास अपना जल विसर्जित करती है। आंध्र प्रदेश के पास अपना जल विसर्जित करती है। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है?
लिखते जाएंगे, जो पूछ सकता है वही बात। बस पेन गंगा, वेन गंगा और इंद्रावती। पेन गंगा, वेन गंगा और इंद्रावती। पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती। एक नदी और नीचे से लिख लेना, मंजरा। कौन सी नदी? मंजरा नदी है, मंजरा नदी, मंजरा। इस नदी पर एक सिंचाई परियोजना है। कौन सी? जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना। VVI करके लिखना है, जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना। सबका परियोजना लिख पढ़ाई देते हैं। जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना। भाई ये जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ, स्टेट कौन सा, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। राज्य कौन सा? महाराष्ट्र में। बस जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में। जयक्वाड़ी महाराष्ट्र में। जी हाँ, जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, दिक्कत है? जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में। हाँ, जयक्वाड़ी सिंचाई परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में। जयक्वाड़ी है महाराष्ट्र में। ये नदी में बहुत बड़ा कंसेप्ट का कोई चीज नहीं है, इसको तो थोड़ा सा याद करना है। इसमें कोई कंसेप्ट है? जो अब कंसेप्ट मिलेगा कल के क्लास से मिलेगा, क्योंकि कल क्लाइमेटोलॉजी या सॉइल कुछ ऐसा गंभीर चैप्टर पढ़ाएंगे जहां आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज का क्लास में बिना सोचे भी काम चला सकते हो, इसमें कुछ सोचने वाला है ही नहीं, जो है सो याद करने वाला है। बोलिए, क्या करें? क्या ठीक है? सो के जग के आ गया है। हाँ, नदी तंत्र तो याद करने वाला टॉपिक है। हाँ, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद पढ़ेंगे कृष्णा को। कृष्णा को, कृष्णा नदी की लंबाई कितना? 1401 किलोमीटर, कावेरी 800। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है भाई? इस नदी का उद्गम कहाँ है? महाबालेश्वर। महाबालेश्वर किस स्टेट में? महाबालेश्वर महाराष्ट्र में। महाबालेश्वर कहाँ? ये पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट में स्टेट कौन सा? महाराष्ट्र में। स्टेट है महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। सहायक नदियों के लिए इसे खींच लेना है। ठीक है, ये कृष्णा, इसकी प्रमुख सहायक कौन सी? नाम सुना होगा आपने, भीमा। कौन सा? भीमा। इसी की सहायक नदी है मूसी भी। इसी की सहायक नदी है मालप्रभा, घाट प्रभा। भीमा, मालप्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा।
इसी के सहायक नदियों में आपको मिलेगी मूसी। मूसी, ये मूसी कौन सी? इसी के तट पर हैदराबाद है, इसी के तट पर हैदराबाद है, इसलिए मैं लिख दिया कि अक्सर पूछे जाते हैं। एक है यहां से बराडी, एक बड़ी फेमस नदी है बराडी, नाम सुना है आपने बराडी का? या बरडा, बराडा, बराडा, यहीं पर एक नदी है वराडा, इसकी सहायक नदी है भाई बराडा। यहां एक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, अच्छा ये जाना पहचाना मिल गया। और इसकी सहायक नदी है एक भद्रा, तुंगभद्रा के सहायक है भद्रा, तुंगभद्रा के सहायक है भद्रा, पढ़ के रखना है कि तुंगभद्रा के सहायक है भद्रा। कौन कौन परियोजना है साथ में जोड़ दें, कौन कौन सा परियोजना है साथ में उसको भी ऐड कर दिया जाए, कितना ही ज्यादा हो रहा है। हाँ कर देते हैं, क्योंकि क्यों छूटेगा वो भी। हाँ तुंगभद्रा, इसकी सहायक नदी है भद्रा। यहाँ ये भद्रा अलग है, तुंगभद्रा अलग है। हाँ ये कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा, एकर सहायक है भद्रा, यानी कृष्णा की उप सहायक है भद्रा। सब लोग ठीक है? हाँ बराडा भी एक नदी है, उसी की सहायक नदी है बराडा। इसका एक नाम वर्धा भी कहा जाता है, लेकिन वराडा लिखिएगा। ये वराडा कृष्णा की सहायक नदी है, वराडा कृष्णा की सहायक नदी है। ना ना ये कुछ नहीं है, वर्धा भी है और वराडा भी है, दोनों है। ना 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 ना, एक वर्धा अलग है और वराडा अलग है भाई, दोनों को अलग अलग करके पढ़ना, ठीक है? चलो हाँ वर्धा भी लिख लीजिए। भीमा के बगल है माल प्रभा, घाट प्रभा, मूसी, वराडा, वर्धा, तुंगभद्रा और भद्रा, ठीक है? आगे बढ़िए। कौन कौन सी प्रमुख परियोजना है कृष्णा पर? दक्षिण भारत के वही राज्य समृद्ध हुए जिस राज्य का कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर अधिकार रहा है, विजयनगर साम्राज्य, या जो भी मजबूत उधर के साम्राज्य हुए, सब कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब वाले क्षेत्रों से सबसे ज्यादा कर प्राप्त किया करते थे। जैसे उत्तर भारत में गंगा और जमुना का दोआब प्रसिद्ध है, वैसे ही दक्षिण भारत में तुंगभद्रा और कृष्णा का दोआब बड़ा फेमस रहा है। सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ठीक है? लिख लो परियोजनाओं को। कृष्णा नदी पर कौन सी? नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये किस किस राज्य में है भाई? किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? हाँ कर्नाटक नहीं है इसमें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जस्ट बात करेंगे आपसे, उसके बाद और कौन परियोजना है यहां पर? ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना,
ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना लिखे क्या? ये ऊपरी कृष्णा परियोजना के पास एक डैम बनाया गया है। कौन सा डैम है वहां पर? डैम कौन सा है, कोई बताएगा भाई? अलमाटी डैम। कौन सा डैम है? अलमाटी डैम, लिख लो। अलमाटी डैम। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध है, अलमाटी डैम है। स्टेट कौन सा? कर्नाटक में। अलमाटी डैम कहां? कर्नाटक में, जी हाँ, अलमाटी डैम है कर्नाटक में। वही ले चलेंगे आपको, तुंगभद्रा परियोजना भी है, तुंगभद्रा परियोजना भी है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है तुंगभद्रा परियोजना। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। भीमा परियोजना महाराष्ट्र में, भीमा नदी पर, कर्नाटक के बीच में। भीमा परियोजना महाराष्ट्र में, भीमा परियोजना महाराष्ट्र में, भीमा है महाराष्ट्र में। मालप्रभा कर्नाटक का है। आगे बढ़े, चलो इससे भी निकलो। बात करेंगे कावेरी को लेकर के। कावेरी नदी लंबाई कितना? इसका 800 किलोमीटर लंबाई। कितना है? 800 किलोमीटर। उद्गम कहां से है? उद्गम कहां से है इसका? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। उद्गम कहां है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से उद्गम है। इसके सहायक नदियां, एक है हेमावती, नाम सुना है आपने? नहीं, जो बड़ा बड़ा नदी है उसी को लिख देते हैं। अरे क्या कर रही हैं, शोषण नहीं करिए। हेमावती एक है, इसमें लीला पावनी या उसी नदी को कहा जाता है लोक पावनी, लोक पावनी। एक और नदी है यहाँ लोक पावनी, लोक पावनी। हिरंगी, कैसा कैसा नाम मिल रहा है, बस याद नहीं करना है, दिमाग में एक बार फिट कर लेना है। हिरंगी या सिमसा, एक और नदी है इसी की सा है। कौन सी? सिमसा, सिमसा। दाहिनी ओर से नदी मिलेगी लक्ष्मण तीर्थ, नाम सुना है आपने? नहीं, लक्ष्मण तीर्थ, यहां से एक नदी है लक्ष्मण तीर्थ। काबुनी एक नदी है, काबुनी या काबिनी, 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 काबिनी। यहीं पर एक नदी है काबिनी। काबिनी। सिमसा, सिमसा आधा माह है, सिमसा। परियोजना कौन है? शिव समुद्रम परियोजना, एक बार परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना लिखते चलना है। शिव समुद्रम परियोजना किस कहाँ है?
कर्नाटक में। श्रीरंगम एवं रंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम आइलैंड भी यहीं पर है। रुको, श्री रंगम एवं शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप भी यहीं पर स्थित है। श्रीरंगम एवं शिव समुद्रम आइलैंड भी इसी नदी पर स्थित है। जैसे माजुली द्वीप, कौन नदी? ब्रह्मपुत्र पर। कहियो नहीं पूछेगा, अब इतना आसान बात काहे पूछेगा? पूछना होगा तो कहां ले चलेगा आपको? हाँ, शिव समुद्रम द्वीप, श्रीरंगम द्वीप किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। वहां से कहीं नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आइलैंड को याद रखिएगा कि श्रीरंगम आइलैंड और शिव समुद्रम आइलैंड, शिव समुद्रम आइलैंड। जी हाँ, आगे बढ़ाएं। ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं क्या आज? ठीक है, हाँ, खत्म कर देना है। तेज लगेगा तो स्लो कर लीजिएगा, धीरे हो जाइए। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा दे रहे हैं। एकदम फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। चलो एक काम और करते हैं, लाते हैं महानदी पर। हटाएं इसको, महानदी पर। महानदी नाम सुना है आपने? कहते हैं इसको क्या? ओडिशा की, हाँ, ओडिशा की सुख, उड़ीसा की सुख, महानदी उड़ीसा की सुख। अब ये उड़ीसा की सुख कितनी लंबाई है इसकी भैया? कितना? 851, 851 किलोमीटर। हाँ, कोई बात नहीं, उसी को हम यहाँ क्लास में अपडेट करवा रहे हैं कि क्या सही होना चाहिए डाटा में, ठीक है। आटा और डाटा दोनों को बांध के रखना है, क्योंकि दोनों गड़बड़ हो गया तो खतरा हो जाएगा। काहे दे देगा एक साथ, ठीक है। ये सब अपडेटेड डाटाज है जो आपको मिल रहे हैं। सुनो, महानदी उड़ीसा की सुख कितना? 851 किलोमीटर। भाई इस नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां है, कोई बताएगा? काहे नहीं बताएगा रे? सिंगवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में इस नदी का उद्गम है। सिंगवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, सिंगवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सिंगवा पहाड़ी इस नदी का उद्गम है। छत्तीसगढ़ में सिंगवा पहाड़ी। यही उड़ीसा तक ये नदी आती है ऐसे। इसके सहायक नदी कौन है? शिवनाथ, नाम सुना है आप लोगों ने? शिवनाथ। एक नदी है मांड, शिवनाथ मांड, और एक है इब। शिवनाथ मांड और इब, शिवनाथ मांड और इब, याद नहीं रहेगा? शिवनाथ मांड और इब। नीचे से 3 को और याद कर लेना है। जोंक, गांव में जोंक मिलता है, नाम सुना है आपने? जोंक, ओक या ओंक और तेल। जोंक, ओंक और जोंक कौन चीज से छोड़ेगा? तेल से। तो ठीक मिल गया। जोंक छोड़ता है कौन चीज से? तेल से। तेल से जोंक नहीं पकड़ता है भाई। तो इसी की सहायक नदी है कौन? तेल। अब ये एक बार बीपीएससी पूछ लिया है कि तेल किसकी सहायक नदी है। अभी पूछा है बीपीएससी कि तेल किसकी सहायक नदी है। कौन नदी के? महानदी के। सोचो कहां अंदर जाके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो याद रखना है जोंक, ओंक और तेल। जोंक, ओंक और तेल। 2 परियोजना है इस नदी पर, हीराकुंड बांध और टिकरा पार बांध। बस इतना ही पढ़ लेना है कि इस पर कौन कौन सा परियोजना है। जी हाँ, हीराकुंड और टिकरा पार, टिकरा
पर, टिकरा पर, हीराकुंड और टिकरा पर, हीराकुंड और टिकरा पर, दो गो है, हीराकुंड और टिकरा पर। परेशान है आप, क्या दिक्कत है बताइए। तेज पढ़ाने से परेशान है, स्लो हो जाएंगे, चिंता नहीं करिए। आज खत्म कर देना है, जब पढ़ाते हैं तो धुआंधार पढ़ाते हैं, ठीक है। बाजीराव की चाल ही उसकी पहचान है। हम्म, जी हाँ, उड़ीसा में है टिकरा पार भी। टिकरा पार और हीराकुंड, दो बांध है। जी हाँ, नदी के साथ याद रखिए, दिक्कत नहीं होगा। हीराकुंड और टिकरा पर, हीराकुंड और टिकरा पर, हीराकुंड और टिकरा पर। छोटी छोटी नदियां हैं इधर, जैसे पूछा जाता है पेनार नदी किस राज्य में है, उसकी सहायक वाहक नहीं पढ़ना है, उसकी लंबाई भी नहीं पढ़ना है, एक एक स्टेट में खत्म हो जाने वाली नदी है, लेकिन पूछा तो जाता है। पेनार को पूछ लेगा, मांडवी को पूछ लेगा, जुआरी को पूछ लेता है, लूनी को पूछता है। ये इसलिए पूछता है क्योंकि ये एक या दो स्टेट में सिमट जाते हैं नदी सब। तो इन नदियों का भी एक छोटा सा कलेक्शन आप लिख लेंगे। हम्म, ओडिशा, सुनो, एक लाइन में लिखिए, पेन्नार नदी, यह कर्नाटक की नदी है। पेनार कर्नाटक की नदी है। सहायक इसका क्या पढ़िएगा, बेंगई लिख लेना, अलग नहीं, इसका सहायक नहीं पढ़ा रहे हैं, बस एक शब्द ही उसको लिखा के छोड़ दिए कि सहायक छोड़ दीजिए इसका, ये तो ऐसे ही रेयर है। अब इसका सहायक पढ़ाने लगेंगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का, जबकि हम तो दो चार पांच को जानते हैं, आपको लिखवा देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वेंगई, ये वेंगई मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका एक तर्क है। क्या तर्क है भाई, क्या तर्क है वेंगई पढ़ाने का, कि एक तमिलनाडु में एक शहर है मदुरई, नाम सुना है, वहीं पर एक मंदिर है मीनाक्षी देवी मंदिर। भारत के सबसे स्वच्छ मंदिरों में से एक मंदिर है मीनाक्षी देवी मंदिर तमिलनाडु में, और इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है वेंगई क्योंकि वह मंदिर भी इसी नदी के तट पर अवस्थित है। दिक्कत है, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी तमिलनाडु की नदी है, जुआर, मांडवी, पेनार और वेंगई, क्या कहेंगे, वेंगई। लिखो, वेंगई नदी का उद्गम, वेंगई नदी का उद्गम, वेंगई नदी का उद्गम तमिलनाडु के तमिलनाडु के वेंगई जिला में, तमिलनाडु के कौन सा जिला, वेंगई जिला में एक पहाड़ी है, वहां पर वर्षानद पहाड़ी से होता है। कौन सा पहाड़ है, वर्षानद पहाड़ी से होता है, लिखे, और वर्षानद पहाड़ी से होता है, तीन ही शब्द तो लिखना है, वर्षानद पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी है, इंग्लिश वाले एक कोई थे क्या, आप हैं, इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम में किसी का है, अच्छा आप हैं,
बहुत तकलीफ नहीं ना है, नाम है, नाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तकलीफ होगा तो बताइएगा, दोनों बोलते चलेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों माध्यम बोलेंगे तो इतना तेज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप ही लोगों के लिए भला होगा ना, ठीक है, कि थोड़ा तेज पढ़ा देते हैं आज। चलो, वेंगई नदी लिख लेना। इसी नदी के तट पर मीनाक्षी देवी मंदिर है। इसी नदी के तट पर मीनाक्षी देवी मंदिर है। मीनाक्षी देवी मंदिर है। इसी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी देवी मंदिर है। इसी नदी के तट पर मीनाक्षी देवी मंदिर है। अब एक और बात करेंगे आपसे, फटाफट देख लेता है, ठीक है। चलो भाई, ले चलेंगे अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में, और इसमें नदी पहली कौन सी मिलेगी? नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा का लंबाई कितना? 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम कहां से हो रहा है भाई? अमरकंटक से। उद्गम कहां से? अमरकंटक से। कहां से उद्गम है? अमरकंटक से। अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक से 3 नदी, नर्मदा, सोनौर, जोहिला। नर्मदा, सोनौर, जोहिला, ऐसे ही याद रख लेना है कि अमरकंटक से 3 नदी, नर्मदा, सोनौर, जोहिला, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। भ्रंश में प्रवाहित होती है, फॉल्ट में प्रवाहित होती है, इसलिए इस नदी में भी कोयला प्राप्त होता है। इसके भी घाटियों में कोयला प्राप्त होता है। कुछ जलप्रपात भी पाए जाते हैं इस नदी पर। कौन कौन से जलप्रपात हैं? धुआंधार, नाम सुना है आपने? धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा। धुआंधार जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर। दिक्कत है? धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, और एक और है कौन सा? दुग्ध धारा जलप्रपात। एक और है दुग्ध धारा जलप्रपात। यहां दुग्ध धारा जलप्रपात ये भी अवस्थित है, नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है। भ्रंश, भ्रंश में प्रवाहित होती है और कोयला निक्षेप पाया जाता है। इसके पेटियों में भी कोयला पाया जाता है। जो नदी भी भ्रंश में बहेगी ना, वहां कोयला मिलेगा। अब दिक्कत है कि आप 5 क्लास छोड़ के आए हैं, तो कैसे समझ में आएगा? आएगा जी। जो लोग शुरू में अगर पढ़ा है फिजियोग्राफी, उसमें से कौन नहीं बताएगा कि कोयला कैसे बनता है? बता देंगे सब लोग, बता देंगे। हाँ बताइए, खड़ा होकर बताइए। भ्रंश में कैसे कोयला आता है? आपको ये नहीं पता? तो यही तो पूछें कि वो सब लोग बताएगा ना क्या जी, कि भ्रंश में कैसे कोयला आता है। सबको पढ़ाया गया है। अब ये बड़गांव का भागवत नहीं है कि रोज पहला क्लास पढ़ाएंगे, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। एक हमारे यहाँ गांव है बड़गांव, नाम सुना है आपने? यहाँ से 300 किलोमीटर मेरा घर है, ये कह रहा है लोग नाम सुने हैं सर। 300 किलोमीटर का नाम यहाँ पटना में कैसे सुनाई देगा? वो भी एक छोटा सा गांव है, 200-300 लोगों का गांव है। बड़गांव में भागवत शुरू हुआ और भागवत की कथाएं शुरू हुई। पहला दिन पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा दिन कुछ विशिष्ट अतिथि आ गए। गांव के लोगों ने पंडित जी से निवेदन किया कि पंडित जी आज फिर अध्याय 1 कह दीजिए, क्योंकि ये बहुत विशेष व्यक्ति हैं, कल नहीं थे, आज आए हुए हैं, इनका छूट जाएगा।
पंडित जी बात को माने, उस दिन भी अध्याय 1 शुरू हुआ, अध्याय 1 समाप्त। फिर अगले दिन उनसे विशेष व्यक्ति पहुंच गए। फिर लोगों ने अनुनय विनय किया कि पंडित जी आज भर, हाँ, कहा जाता है कि यह रियल घटना है, 18 दिन भागवत हुआ और केवल अध्याय 1 हुआ। ठीक है। हाँ, क्योंकि रोज विशिष्ट व्यक्ति पहुंच जाते थे, तो वहां एक एग्जाम्पल सेट हुआ है हम लोगों के यहाँ कि जब भी कोई बातें होती है तो कहा जाता है कि बड़गांव के भागवत नहीं है। ठीक है। हाँ, चलो। हाँ, हाँ तो कहेंगे लोल कहीं का। चलिए, हम इसको आज खत्म कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ थोड़े पढ़ना है, और अभी क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे, ओशियनोग्राफी शुरू करेंगे, ये सब में मजा आएगा ना आपको। इसके लिए पैसा थोड़े देते हो भाई, ये तो बस ये छौका है, इसको क्या बोलते हैं कि ये छौका है। दाल ओल बन रहा है और ऊपर से ही छोटा छोटा टॉपिक है, छमक दिए इसको। तो इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो डाटा है, डाटा पढ़ लेना है। हाँ बस, चलो लिखो, आगे बढ़ाओ। नर्मदा के बाद चलते हैं। नर्मदा के बाद एक लाइन पढ़ लेना, ताप्ती को। नर्मदा के बाद ताप्ती को, जी हाँ, एक नदी है, कौन सी? ताप्ती, या उसी को बोलते हैं तापी, दोनों एक ही का नाम है, तापी या ताप्ती। कितना किलोमीटर है लंबा? 724 किलोमीटर। लंबाई कितना है इसका? कहा है सब डाटा आपका गड़बड़ हो रहा है जी। 724 किलोमीटर लंबा कितना है? 724 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम कहां, तापी नदी का उद्गम कहां है? मध्य प्रदेश के मुल्तई में, मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्तई में। मध्य प्रदेश में एक जगह है, कौन सा जगह है? बैतूल जिला, और वहां पर एक छोटा सा जगह है मुल्तई। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, पूरा लिख लो, बैतूल जिला के मुल्तई में, के मुल्तई में जहां इस नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश बैतूल जिला मुल्तई में। कहां से यह नदी निकलती है? सतपुरा, सतपुरा से। सहायक नदी इसकी एक ही पढ़ के रखिए, पूर्णा। सहायक नदी कौन? पूर्णा। सहायक नदी पूर्णा। एक नदी है साबरमती, नाम सुना है आपने? साबरमती, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, नहीं है? साबरमती बड़ी फेमस नदी है, चर्चित नदी है। पूर्णा, पूर्णा। साबरमती का नाम सुना है आपने? अब गांधी जी यहीं पर अपना आश्रम बनाए थे, तो बातें आपको पता चल चुका होगा कि गुजरात में ये नदी होगा। अच्छा, लेकिन इस नदी का उद्गम गुजरात नहीं है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम कहां है? राजस्थान, राजस्थान में अरावली पर्वत चलना, यही अरावली पर्वत के पास एक राज समुद्र झील है। कौन सा झील है? राज समुद्र झील है, बोर्ड पर लिख दें, या जय समुद्र झील है। राज समुद्र ना करके जय समुद्र झील है। इसी जय समुद्र झील से, जय समुद्र झील से साबरमती का उद्गम होता है, जिसके तट पर अहमदाबाद अवस्थित है। अहमदाबाद अवस्थित है।
इसी साबरमती तट पर अहमदाबाद शहर अवस्थित है। अहमदाबाद सिचुएटेड इन साबरमती रिवर, यहीं पर अवस्थित है। ठीक है। ये सबका लेंथ मत पढ़िए, सब छोटा छोटा नदी है, 300 200 ऐसे किलोमीटर है। अब कोई लेंथ नहीं पढ़ना है, जहां तक पढ़ना था वहां तक बहुत हो गया। आगे बढ़ना, माही। माही नाम सुना है माही का? हाँ, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। जितना नदी का कुछ विशेषता है उनको ही पढ़ाए जाते हैं, जिनका कोई कारण नहीं है उसको क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चल ले एक लाइन लिखना, माही। माही, इस नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिला में, मध्य प्रदेश के धार जिला, मध्य प्रदेश में एक जिला है कौन सा? धार। मध्य प्रदेश के धार जिला में कौन पर्वत है मध्य प्रदेश में? विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर कौन सा लेक है वहां? मेहद झील से होता है। झील कौन सा है? जी हाँ, मेहद झील, मेहद लेक, मेहद लेक से होता है, मेहद झील से होता है। लेक कौन सा है? मेहद झील से होता है, और इसी मेहद से इसका नाम पड़ा है माही। देखिए, यह नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। आगे लिखना, लूनी। एक नदी लूनी, कौन सी नदी है? लूनी। एक नदी है लूनी, लूनी। इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से है। अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से है। कौन सा पर्वत है? नाग पर्वत से है। यह भारत की, यह भारत की यह भारत की सबसे लंबी, यह भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाहीय नदी है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतः प्रवाहीय नदी है। अंतः प्रवाहीय नदी है, जो कच्छ के रण में, जो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। चलिए, जमीन के अंदर प्रवाहित होने वाली, भूमि के अंदर प्रवाहित होने वाली, ठीक है, विलीन हो जाती है, विलुप्त तो हो जाती है, लेकिन नदी तो है ना। तो क्यों विलीन हो जाती है भैया? तो यहां से ये जाती है कच्छ के रण में,
अकक्ष कारण तो दलदली क्षेत्र है। गांव में दलदल वगैरह देखे हैं, पानी दलदलवा के अंदर में घुस जाता है, जब थपथपाइएगा ऐसे तो देखिएगा पनिया ऊपर आ जाता है, देखते हैं। वैसे ही ये नदियों अंदर 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 से रखते रहती है। ठीक है, गांव के लोगों को तो ज्योग्राफी पढ़ाना बहुत आसान है, आसान नहीं है दिल्ली वली रहने वाले लोगों के लिए। हाँ, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको जब भी पढ़िए तो अपने से जोड़ लीजिए। जो भी बातें आपको समझ में नहीं आए उसको अपने जीवनचर्या से जोड़ लो कि होता कैसे है। अब बताइए, एग्रीकल्चर हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा जी, एग्रीकल्चर तो जीन में है, बिहारी व्यक्ति के जीन में कृषि बसा हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी पूछिएगा वो नाप देगा कि अच्छा इसका जवाब होगा क्या। तो बिहारी के लिए ज्योग्राफी विषय बहुत आसान हो जाता है, यहां से चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जहां हमने आपको अपवाह तंत्र पर आज छोड़ा, इस अपवाह के बाद हमारी दो स्थिति बनेगी। ठीक है, इसके बाद एक तरफ तो हम लोग पढ़ लेंगे टोटल राज्यों का राज्य दर्शन कर लेंगे, एक नहीं एक एक करके। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी 8 को पढ़ लेंगे, 28 राज्यों को भी पढ़ लेंगे। उस राज्य में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन सा पर्वत पहाड़ है, वहां की विशेषता क्या है, अगर जनजाति है तो वहां कौन सी जनजाति है, वह राज्य प्रसिद्ध है तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं मेरा? अब यहां से तरीका क्या होगा, राज्यों को स्टेट और यूटी को पकड़ना है और पूरे भारत को एक चक्र घूम जाना है। इस क्लासरूम में बैठे बैठे भारत दर्शन कर लेना है। अब इस सिविल में भी देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा। अब सोमपेन जनजाति पूछा, जनजातियों से 2 क्वेश्चन पूछा है 17वीं बीपीएससी। तो कैसे पकड़ाएगा जनजाति वाला क्वेश्चन कि जिस विद्यार्थी का राज्य दर्शन ठीक है वो पढ़ लेगा। चैप्टर चैप्टर करके अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा चांस है कि चीजें आपको स्लिप हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातें? अब इसके लिए एक चीज चाहिए आपसे, क्या, तो एटलस। एटलस रखिएगा तब ना हम घुमाएंगे, दिक्कत है। ये 100-150 रुपया निवेश हो सकता है। अरे बोल भी नहीं रहे हो, हाँ वही वाला, यही ये ये स्टूडेंट ही सब लोग ले लीजिएगा। अच्छा भैया, एक दिन और बताए थे ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, 100-150 रुपया इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो सब बात इसमें है, पूरी बातों को पढ़ा देंगे। और जिनका पीजीटी होगा या टीजीटी होगा उनको तो डंडा के बल पर खरीदवाया जाएगा, क्योंकि इसके बिना तो वो लोग एक कदम भी नहीं चलेंगे। हाँ, वो लोगों को तो खरीदना ही खरीदना है। पीआरटी वाले लोगों से निवेदन अनुनय विनय करके खरीदवा लेंगे, ये खरीद लो भाई, है कि नहीं है? नहीं खरीदोगे तब वो काम चलेगा, क्या दिक्कत है? चलिए, तो एक ये रहेगा। दूसरा क्या कि अभी भी बहुत सारे चीजें हम लोगों को छूटे हुए हैं। जैसे राज्य दर्शन में क्या नहीं आएगा, तो कहिएगा सर सॉइल कैसे पढ़ाइएगा, तो निश्चित रूप से मैं सॉइल को अलग से पढ़ा देता हूं। क्लाइमेट कैसे पढ़ाएंगे इसमें, तो क्लाइमेट भी मैं अलग से पढ़ा देता हूं। समझ रही मेरी बातों को? सॉइल अलग से पढ़ा देंगे, क्लाइमेट को अलग से पढ़ा देंगे। अन्य भी जो टॉपिक हैं जो इस राज्य दर्शन में नहीं आएंगे उनको अलग से पढ़ा देते हैं। तो पहले एक काम करें क्या कि पहले यही चीज पढ़ा दें कि सॉइल क्लाइमेट, उसके बाद राज्य दर्शन पर आते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसी को पढ़ा देते हैं, पहले इसी को पढ़ा देते हैं। दर्रा दूरी जितना है ना सब मिलेगा कहाँ, राज्य दर्शन में। मत सोचना जितना झील है, झील में भी जितना नेचुरल है आर्टिफिशियल है
वो सब झील कहाँ मिलेगा? राज्य दर्शन में। और एक बार राज्य दर्शन को आप पकड़ लिए तो इतिहास का भी 20-25% खंड आप पूरा कर लेंगे इसी में। नहीं कर लेंगे? कर लेंगे, क्योंकि जितना युद्ध हुआ उस युद्ध का कारण क्या था, कैसे वे बढ़ा, वो सब तो एटलस में बता देगा आपका। इसलिए एटलस लेना अनिवार्य है। ठीक है। अगर बात कर ले भाई भारत की जलवायु पर, भारत की जलवायु पर, भारत की जलवायु पर, क्लाइमेट, ये इंडिया का क्लाइमेट्स क्या है, तो भारत की जलवायु की क्या स्थिति बनती है। एक क्वेश्चन पीआरटी में, एक से ज्यादा क्वेश्चन टीजीटी और 2 क्वेश्चन पीजीटी तक में पूछेगा। ठीक है। लेकिन देखो पीजीटी का रिजल्ट आया, ज्योग्राफी का कट ऑफ ही ज्यादा गया है, 77 है शायद, लेकिन कट ऑफ तो ऊपर मार दिया ना उछाल। हाँ, बाकी पॉलिटी वगैरह का कट ऑफ कम रह गया है। हाँ, विद्यार्थी नहीं मिला। अब उर्दू कहाँ लेके गया है भैया? उर्दू का देखिए तो कहाँ गया उर्दू। तो सुनिए, कोई बात नहीं, इस आधार पर नहीं बच सकते हैं कि सीट कम था या सीट ज्यादा था। एक सीट पर लड़ना है, एक ही सीट आपका हक है, लेकिन यह है कि वो लड़ाई आसान नहीं है और दिन प्रतिदिन लड़ाई बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के लिए भी अब आसान युद्ध नहीं रहा। अब कटअप महिलाएं भी ले आकर के पुरुषों के लगभग बराबर कर रही हैं। ज्यादा अंतर है क्या? 2 नंबर 3 नंबर का अंतर चल रहा है। समय वो बहुत नजदीक है जब महिला और पुरुष दोनों का कटअप बराबर होगा। हाँ, किसी किसी में हुआ है लेकिन सब में नहीं हुआ है, लेकिन हालात वो भी आ जाएंगे कि महिलाएं पुरुषों से आगे रहेंगे। ये हालात तो है, लेकिन थोड़ा और रुकिए। ठीक है। मैं तो बार बार कहता हूं कि 21वीं सदी महिलाओं का सदी है, 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। और निश्चित रूप से यहां महिलाओं को भी अपने को संयमित रख करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जब आपके पास अधिकार आते हैं, जब आप इकोनॉमिकली रूप से समृद्ध होते हो, तो फिर उसी में अहंकार भी आ जाता है। और इस देश में अनेक ऐसे उदाहरण देखे जा रहे हैं जहां बहुत सारी महिलाएं अपने अधिकारों को अपने कर्तव्यों से नहीं जोड़ पा रही हैं। और जहां अधिकार कर्तव्य विहीन होगा वहां अन्याय हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो सब लोगों के साथ हम लोग हैं, खूब अच्छा करिए। लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रकृति ने दिया है कि समाज निर्माण ये आपके कांधे पर है। आप ही एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? पुरुषों के बस का नहीं है कि वो सभ्य समाज का निर्माण कर सके। और महिलाएं हमेशा ही समाज को सभ्य बनाने के लिए प्रयास करती रही हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तब, है कि नहीं? चलिए फिर बातें होंगी इस पर, नहीं तो बहुत सारे ऐसे पल आ जाएंगे कि हम लोग का टाइम निकल जाएगा इसी में। और वैकेंसी भी आप लोगों का जनवरी में आ जाएगा। ठीक है। कोई ऐसे डाउट में नहीं ना है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं सर? ऐसे डाउट में एक दिन भी नहीं रहना है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं। वैकेंसी ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो सरकार ऐसे ही परेशान है। बीपीएससी वाला लड़का सब देखना, मेरा लाइव 5 दिन से नहीं चल रहा है। हम घोषणा कर दिए हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक लाइव वेब नहीं चलेगा। सही बात है, जिसके लिए पढ़ाते हैं, जिसके लिए मरते हैं, उसके लिए उतना तो बनता है ना। और सरकार आयोग सब झुकने को अब तैयार है। हो सकता है कि एग्जाम उन लोगों का आज कैंसिल हो जाए, कल कैंसिल हो जाए। हाँ बताइए,
आप लोगों के पास न्यूज नहीं ना रहता है भाई, हम लोग के पास पल पल का न्यूज है। सरकार जो है झुकने को तैयार है, और झुकने का कारण भी है कि 2025 में नीतीश कुमार का चुनाव है। अगर हम लोग के इलेक्शन में गड़बड़ किए तो हम लोग उनके इलेक्शन भी गड़बड़ कर देंगे, नहीं गड़बड़ कर देंगे? अब बताइए, कौन ऐसा बीपीएससी, कौन ऐसा व्यक्ति इसमें बैठा है जिसके परिवार से, दूर से, रिलेशन से कोई ना कोई बीपीएससी एग्जाम नहीं दिया हो? कोई है? अरे आप लोग के सब लोग हैं ना जी। अगर उनके साथ गलत होगा तो आप लोग वोट दीजिएगा, गड़बड़ ना हो जाएगा। तो सरकार भी इस बात को समझ रही है कि खतरा है, और एक बार बड़का भाई के साथ अगर गड़बड़ हुआ है तो टीआरई वाला छोटा भाई है बीपीएससी का। अरे सिविल बड़ा है तो टीआरई छोटा है कि नहीं है? तो हुंकार इधर भी पड़ जाएगा, तो ऐसा भी कहेगा कि बाइकआउट। तो दिक्कत है। आयोग के ऊपर भी तो हम लोग के, देखिए विधायिका सबसे ऊपर है ना। विधायिका अगर सबसे ऊपर है तो ये आयोग किस क्षेत्र का मूली है? जब चाहे नीतीश कुमार सर एक बार कह दे कैंसिल, एग्जाम कैंसिल, उनको कोई तर्क भी नहीं देना पड़ेगा कि काहे बोले हैं आप कैंसिल। उनको जवाब देना पड़ेगा, सीधे कह देंगे कि तुम गड़बड़ आदमी हो, सब कैंसिल, तो कैंसिल। इसी से उम्मीद है। देखिए एक चीज और बहुत संवेदना के साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये सच है कि बिहार के लिए नौकरी सिर्फ एक पेशा नहीं है, सिर्फ जीने का आधार नहीं है। हर अभिभावक का उम्मीद है और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का स्वप्न है। रोजगार तो कोई भी कर लेंगे, जीवन जी लेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए उम्मीद अभिभावक किया है लोग आपसे ज्यादा, और आपका सपन है। यदि इन विद्यार्थियों के साथ गलत होता है तो उन अभिभावकों का उम्मीद टूटेगा और युवाओं का सपन बेचा जाएगा। तो आंखों के सामने सपन बेचा जाए, हमारा ही सपन हमारे आंखों के सामने बिके तो हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यही चीजें वहां चल रही है। और अच्छी बात है कि आप लोगों से पहले ये चीज चल गया। अब मान के चला जाएगा कि आप लोगों का भी एग्जाम साफ सुथरा होगा, बहुत लंदफंद नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि आयोग भी इस बार आमने सामने लड़ रहा है। आयोग इस बार आमने सामने लड़ रहा है, झुकने को तैयार नहीं है। वो सोच रहा है कि एक बार विद्यार्थी को अगर दबा दिए तो फिर विद्यार्थी कोई नहीं आएगा। अब विद्यार्थी भी झुकने को तैयार नहीं है कि एक बार इसको दबा दिए तो फिर ये जो विद्यार्थी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो जीत तो युवाओं की होती है ना, इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि युवा जीतेंगे। ठीक है। हाँ, अब डोमिसाइल, अब देखिए, अब रहने दीजिए, इतना बोल दिया, अभी समझ रहे हैं, छोड़ो। अच्छी बात है, कंटिन्यू करें ना। आए आए, आज आप लोगों का बहुत बात ले लिए। ठीक है, 9th क्लास का बुक दिखाइए, तो दिखाइए तो, क्लाइमेटोलॉजी है ना, इसमें होगा। देखो चैप्टर नंबर 4 क्या है? जलवायु। चैप्टर नंबर 4 है, जैसे किताब है वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं, किताब से लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आप लोग क्लाइमेट समझ लीजिएगा, सारी बात हम क्लास में पढ़ा देंगे, कहानी दुरुस्त हो जाएगा। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 जलवायु है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लो आ जाइए। अब 2 शब्द आता है, एक आता है जलवायु और दूसरा आता है मौसम। ए बोर्ड पर हो, बहुत बात सुन लिया, कंटिन्यू करो। अब जलवायु और ये दोनों एक बात है कि 2 बात है? अरे जलवायु को या मौसम एक बात है कि 2 बात है? कितने लोग हैं एक बात वाले में? हाथ उठाइए। आधा आधा हाथ नहीं उठाना है, हाथ उठे तो पूरा उठे।
कितने लोग हैं कि जलवायु और मौसम दोनों एक होता है? कितने लोग होते हैं कि अलग अलग होता है? दो लोग हैं कि अलग अलग, और बाकी लोग जिनका हाथ नहीं उठ रहा है उनको क्या समझे? हाँ, सुनो। आ, ये लोग हैं कि बारात रामलाल का हो कि श्यामलाल का हो मतलब नहीं है, डीजे किसका बढ़िया बज रहा है भांगड़ा वही पर होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, सुनो। ये जलवायु और मौसम दोनों दो बातें हैं, एक बात नहीं है। मौसम क्या है कि ये अल्पकालिक घटना है। अल्प, हाँ, अल्पकालिक घटनाओं को मौसम कहा जाता है। जैसे यह दिन प्रतिदिन बदलेगा, यह घंटा दर घंटा बदलता है, मिनट दर मिनट नहीं, घंटा दर घंटा या दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। तब ना गाना बना मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे। कभी बना है गाना जलवायु की तरह बदल नहीं जाओगे? अरे गाना बना ऐसे नहीं बना है, गाना बना है मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे। मतलब मौसम का कोई कोई ठिकाना नहीं है। अभी क्या है, उस समय क्या होगा कोई नहीं जानता है। और सच में आज का इंसान मौसम से भी बदतर है। मौसम का तो कुछ ठिकाना है भी, लेकिन इंसान का ठिकाना नहीं है। भरोसा मत करना आदमी सब पर, सच बता रहे हैं। ठीक है, सब स्वार्थी आदमी है। सुनो, जलवायु को ढूंढो। आज जलवायु ढूंढ के लाएंगे पापा जी, है कि नहीं है? जलवायु आपके ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या है कि ये 35 वर्ष के मौसम का जो औसत है यही कहलाता है जलवायु। 35 वर्षों के मौसम का औसत जलवायु है। दिक्कत है, 35 वर्षों के मौसम का औसत जलवायु है। मतलब क्या, यह दीर्घकालिक घटना है। कैसा घटना है? दीर्घकालिक घटना है, दीर्घकालिक घटना है, दीर्घकालिक घटना है, दीर्घकालिक घटना है, दीर्घकालिक घटना है भाई। मौसम शब्द कहां से आया? तो एक अरबी शब्द होता है मौसिम, एक अरबी शब्द है मौसिम, और इसी अरबी शब्द से बना है मौसम। अरबी शब्द से ही बना है मौसम, अरबी शब्द से ही बना मौसम। हम लोगों को पढ़ना है मौसम की जलवायु, जलवायु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जलवायु पढ़ना है। पैंतीस वर्षों के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। 35 वर्षों के जो मौसम का औसत है वही जलवायु कहलाता है। जैसे जनवरी का जलवायु कैसा होगा इधर का, ये 35 जनवरी के जोड़ लेंगे और उसका औसत निकालेंगे, और उसके औसत निकालने के बाद पता चलेगा कि ये है क्या। दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ ले। कंटिन्यू करें। ये अरबी शब्द है मौसिम, इसी से बना है मौसम, इसी से बना है मौसम। तो जैसे इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि वायु क्यों चलता है, वायु की गति कैसे होती है, गति मापते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है,
वायु के दिशा में कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या है, ये इसमें नहीं, इसको फिजिकल में छोड़ दीजिए कि क्यों वायु आपको घूम घूम करके बहता है, इसका कारण जानना पड़ेगा ना। सुनो, काम की बात बोलते हो तो धैर्य से सुनना है कि कहीं देखोगे पूर्वा बहेगा, कहीं पछुआ बहेगा, व्यापारिक पवने होगी, इनका कोई तो एक कारण होगा, बिना कारण का कुछ संभव है? तो इन कारणों की पड़ताल कहां करना है? फिजिकल ज्योग्राफी में। जब वहां क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ाएंगे, हवा बना करके कि हवा आया कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है कि किसको जो है ये पवने 3 प्रकार के, एक कौन सी, अस्थाई पवन, दूसरा मौसमी पवन, और तीसरा क्षेत्रीय पवने जैसे लू, ये सब चीजें आपको मिलेंगे, वो वहीं पर पढ़ना है। ठीक है, यहां कंटिन्यू कर लो। अब भारत की जलवायु को आप एक बार पढ़ के आना कि सर अपने यहां जो वर्षा होता है ना, ये वर्षा नंबर 1 सबसे ज्यादा किससे, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से। बस एक खाका खींच के दे रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से, सुनिए, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून कहां से बनता है? मेडागास्कर के पास से प्रवाहित होते हुए 1 जून को केरल के तट से टकराता है, उसे मॉनसून प्रॉफोस्ट या मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है। फिर 1 जून के बाद वो प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ जाता है। आम्र वर्षा किसी ने पूछा, मॉनसून पूर्व वर्षा को, मॉनसून के पहले की फुहार को आम्र वर्षा केरल में, कॉफी वर्षा कर्नाटक में, चाय वर्षा असम में, चेरी ब्लम्स बंगाल के खाड़ी वगैरह क्षेत्रों में, चेरी ब्लम्स से सब कहा जाता है ना। तो ये मॉनसून पूर्व वर्षा है। एक बात और इसी में याद रखना कि यही जब सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग 90% वर्षा इसी से होता है। तो इसकी 2 शाखाएं, एक अरब सागर शाखा, एक अरब सागर शाखा, और दूसरा इसमें मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा, भाई जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये शाखा जाएगा शिलोंग में, गारो खांसी पहाड़ी का आकार कीपनुमा है, जाकर के उसी में जब हवा प्रवेश कर जाएगा तो कहीं निकलबे नहीं करेगा, चारों ओर घूम घूम करके बरस जाता है। कीप देखे ना गांव में तेल वोल डालने वाला जो कीप होता है, तो एक कीपनुमा आकृति का है। ऐसी में कीपुआ में जाके हवा घुस जाता है, चारों ओर से बंद है, कहीं निकलेगा नहीं, तो घूम घूम के बरस जाता है। फिर यहां से एडियाबेटिक तापरास ऊपर निकलेगा, असम खाली हो जाएगा, बंगाल के खाड़ी से फिर बहते बहते, पढ़ के आना है, समय नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं। बंगाल के खाड़ी से फिर ये दिल्ली की ओर चलेगा। देखो अब यहां स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के बंगाल के खाड़ी शाखा के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? नंबर 1, इसी शाखा से मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सही है कि गलत? सही है कि गलत? सही है। दूसरा बात बताओ, या पश्चिम से पूरब की ओर सबसे वर्षा या वर्षा की मात्रा बढ़ता है। गलत है कि सही है? हाँ सुनो, जैसे ही आप पूरब से पश्चिम की ओर आओगे, वर्षा की मात्रा कम होगा, बढ़ेगा नहीं। बिहार में वर्षा कराता है, सही है कि गलत? सही बात है, बिहार में इसी शाखा से
वर्षा होता है। यही कारण है कि किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अब बिहार में भी पूरब से पश्चिम चलिएगा तो वर्षा क्या होगा, कम होते जाएगा, वर्षा कम होते जाएगा। एक और स्टेटमेंट बनाएंगे कि इसकी नमी की मात्रा के कम होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं कराता है। सही कि गलत? सही बात है। देखो, बादल फटने में यह उत्तरदायी नहीं है। सही कि गलत? बादल फटने में उत्तरदायी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि नहीं है? है भैया, बादल फटने में भी ये है। बादल फटना किसको बोलते हैं? देखो, जो हिमालयी क्षेत्रों में जाकर के जब ये बंगाल के खाड़ी शाखा और अरब शाखा दोनों आपस में टकराएगा, औसत से ज्यादा वर्षा होगा, उसी को तो बोलते हैं बादल फटना। ठीक है। अरब सागर शाखा पर भी आपसे बात करेंगे कि अरब सागर शाखा 1 जून को केरल से टकराता है तो पश्चिमी घाट के सहारे आगे की ओर बढ़ता है, पश्चिमी घाट के सहारे आगे की ओर बढ़ता है और धीमे 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 ये पहुंचता है विंध्यन और सतपुरा के क्षेत्रों में। तो देखो, विंध्यन और सतपुरा दोनों पूरा पश्चिम है, ऐसे तो रोक देगा, रोक करके वर्षा करवा लेगा ना। पश्चिमी घाट में भी केवल फैक्ट्स नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट पकड़ लेना है। पूछेगा कि पश्चिमी घाट में दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा का कम होने का कारण क्या है? पश्चिमी घाट में दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम होने का कारण क्या है? जैसे सुनो, केरल से महाराष्ट्र में आओगे ना तो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगा। सुनो, हाइट कम होते जाता है, हाइट कम होते जाता है। सोचना है सबको, दिमाग खोल लेना है। अब फिक्स अब नहीं है, कंसेप्ट ही पढ़ना है। जैसे केरल में अन्नामलाई अनाई मुड़ी याद है, सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचाई ज्यादा है उधर। महाराष्ट्र में आओगे धीरे धीरे ऊंचाई कम होगा, तो ज्यादा आदमी रोक रहा है तो ज्यादा वर्षा कराएगा ना, और कम रोकेगा वहां पर कम ही वर्षा होगा ना। गुजरात में इस शाखा को लेकर के चलेंगे यहां से कि गुजरात में इसको लेकर के चलो। जैसे ही गुजरात में लेकर के चलोगे, यहां मांडवी और गिर पहाड़ी मिलेगा, मांडवी और गिर, तो जाकर के मांडवी से टकराएगा। और गिर एशियाई शेर नाम सुना है, कहां पाया जाता है? गिर के जंगलों में, वहीं। तो गिर से भी टकरा करके वर्षा करा देगा। जस्ट वहीं से ऊपर निकलोगे, यहां मिल जाएगा अरावली। अरावली सीधा है, ये रोकबे नहीं करेगा, वर्षा नहीं करा पाएगा। लेकिन अरावली में चलोगे तो एक जगह मिलेगा माउंट आबू, नाम सुना है ना। माउंट आबू जब इसको रोकता है तो थोड़ा सा माउंट आबू पर ये वर्षा करा लेता है। सीधे जाके टकराता कहां है? धर्मशाला में। कहां टकराता है? धर्मशाला कौन स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? कौन सा? हिमाचल प्रदेश में। तो अरब सागर शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा होता है हिमाचल में। जाके धर्मशाला में टकराएगा, खूब वर्षा करा देगा। ऊंचाई पर वो शहर है, सब पानी वहां से ढलक जाता है, जाम वहां नहीं लगता है। आगे बढ़िए। इसके बाद आप लोगों को पढ़ के आना है बात और, पश्चिमी जेट, पश्चिमी या फिर पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होगा, पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होगा, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होगा। भूमध्य सागर का नाम सुना है आपने? तो भूमध्य सागर में इस समय वहां से उठने वाली मॉनसूनी हवाएं पश्चिमी जेट धाराओं के द्वारा भारत तक ढकेल के लाई जाती है।
और इन्हीं से पहाड़ी प्रदेशों में, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होता है तथा मैदानी राज्यों में जलबुंद के रूप में यह प्राप्त होता है। जलबुंद प्राप्त होता है, मैदानी क्षेत्रों में जलबुंद प्राप्त होता है। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो बर्फबारी है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, अभी दिल्ली में 2 दिन से बारिश हो रहा है। कल बारिश हुआ खूब दिल्ली में। बारिश का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। बारिश का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। दिक्कत है? अच्छा, इसके बाद एक आएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून ये स्थलीय समीर है, म्यांमार से निकल के आएगा, बंगाल के खाड़ी से पानी उठाएगा और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जाके गिरा देगा, बरसा देगा। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर यह गिरा देगा। मूंगफली की खेती के लिए वरदान होगा भाई। और इन्हीं पर हम लोगों का क्लास कल का केंद्रित रहेगा। पूरा एक दिन पढ़ाएंगे, कल तो ये खत्म होगा। कल खूब सुंदर 9th क्लास चैप्टर नंबर 4, कितना? चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आइएगा, सब लोग पढ़ के आइएगा। बाकी मैं क्लास में कंप्लीट इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? ये दिक्कत है? नहीं नहीं, वो राज दर्शन से अलग है। उसको तो हम रखें कि एड्रेस खरीद के लाइएगा, तब घुमा देंगे पूरा हिंदुस्तान में, ठीक है। उसमें मंदिर मस्जिद सब न पढ़ना है राज्य दर्शन में।